इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में। फर्स्ट कुछ हम बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, व्हेन द एक्सटर्नल लोड एक्ट्स ऑन द बॉडी इट कॉजेज डिफॉर्मेशंस इन द बॉडी ड्यू टू कोहिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जब भी एक्सटर्नल लोड बॉडी पे एक्ट करता है तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन काज होती है। अब वो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आती है? इट जनरली अकर्स ड्यू टू कोहिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो फोर्स ऑफ कोहिजन होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स उसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन काज होती है। एंड द बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मेशंस दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। जब बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट दैट डिफॉर्मेशन दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। अब देखो, अप टू इलास्टिक लिमिट या विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और वी कैन से दैट कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? अप्लाइड लोड के बराबर होता है। बट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज मोर देन द स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है। स्ट्रेस मीन्स फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया अगेंस्ट डिफॉर्मेशन दैट इज नोन एज स्ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अगर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, इन केस ऑफ एमकेएस सिस्टम यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज केजीएफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर और केजीएफ पर स्क्वायर मीटर, एंड इन केस ऑफ एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर और किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो है वो जनरली लोड के यूनिट पे डिपेंड करता है और एरिया के यूनिट पे डिपेंड करता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर होता है। सिंपली हम इसको 1 पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूनिट। अगर हमारे पास लोड जो होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा तो उस केस में हम उसको लार्ज क्वांटिटीज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो किलो न्यूटन 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं KN से। मेगा न्यूटन जो होता है 10⁻6 न्यूटन के बराबर होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई MN। गीगा न्यूटन इट इज इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई GN। एंड द टेरा न्यूटन इट इज इक्वल टू 10⁻12 न्यूटन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई TN। वैसे अगर हम देखेंगे स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिली इज इक्वल टू 10⁻³ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई M। माइक्रो मीन्स 10⁻6 इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। नैना मीन्स 10⁻9 इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नीटा, एंड द पिका मीन्स 10⁻12 इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P। सो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन मीन्स रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन, इट इज नोटेड बाई E। तो जब भी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है उसकी वजह से जो चेंज इन डायमेंशन होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब देखो, स्ट्रेन को हम E से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन इट इज डिनोटेड बाई ET, कंप्रेसिव स्ट्रेन डिनोटेड बाई EC, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोटेड बाई EV, एंड द शियर स्ट्रेन डिनोटेड बाई phi। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? जो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जनरेट होगा दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब होता है जब भी बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स जब बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चेंजेस आएगी उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड द शियर स्ट्रेन मीन्स द स्ट्रेन विच अकर्स इन बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। ये तो बेसिक टर्म्स है, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को हम सिग्मा T से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम सिग्मा C से डिनोट करते हैं, एंड द शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब हम बॉडी पे 2 इक्वल एंड अपोजिट पुल अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो उसकी लेंथ विड्थ या थिकनेस में इंक्रीमेंट होगी, और वो डिपेंड करता है कि हम डायमेंशन पे लोड लगाएंगे वही वाली डायमेंशन उसकी इंक्रीज होगी, तो दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव का मतलब होता है कि जब हम 2 इक्वल एंड अपोजिट पुश बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो उसकी डायमेंशंस में डिक्रीजनेस आ जाएगी, तो दैट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये तो सिंपल और बेसिक टर्म्स है। तो शियर स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो किसी बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन काज करता है, तो दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट्स नॉर्मली ऑन द बॉडी। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है ये बॉडी पे नॉर्मली एक्ट करते हैं, बट द शियर स्ट्रेस जो है वो टेंजेंशियली एक्ट करता है बॉडी पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब भी बॉडी पे हम लोड अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड जब वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम में इलास्टिक लिमिट हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट तक स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। लेकिन इन केस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट मीन्स व्हेन द डिफॉर्मेशंस डिसअपियर्स कंप्लीटली आफ्टर द लोड रिमूवल। इलास्टिक लिमिट हम उस लिमिट को कहते हैं कि जब हम इस लिमिट तक बॉडी पे लोड अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, तो दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट हियर। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट
stress is directly proportional to strain. Stress upon strain is equal to constant and this constant may be Young modulus of elasticity or modulus of rigidity. अब Young modulus of elasticity को हम E से डिनोट करते हैं और modulus of rigidity को हम G से डिनोट करते हैं या कैपिटल C से डिनोट करते हैं. Now modulus of elasticity और Young modulus of elasticity अब क्या होता है? E is equal to tensile stress upon tensile strain or compressive stress upon compressive strain. Or simply we can say that normal stress upon normal strain. अब वो normal stress tensile भी हो सकता है या compressive भी हो सकता है या वो normal strain जो है tensile भी हो सकता है फिर यहाँ compressive भी हो सकता है. तो सिंपली अगर हम देखेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E. ऐसा यूनिट जो हमारे पास यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का वो हमारे पास क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो जनरली डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ स्ट्रेस पे. जो यूनिट ऑफ स्ट्रेस होगा वही यहाँ पे यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट होगा. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इट इज आल्सो नोन एज शियर मॉडुलस. इट इज डिनोटेड बाय आइदर G और C. इट इज इक्वल टू टाउ अपॉन phi, where tau is shear stress and phi is shear strain. So the ratio of shear stress to the shear strain is known as modulus of rigidity. Its SI unit is Newton per meter square or kilonewton per meter square. इसका यूनिट भी डिपेंड करेगा जो shear stress का यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंस्टिट्यूटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें जनरली हमारे पास कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स आते हैं तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फॉर वन डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम और यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम. तो जब स्ट्रेस जो होगा बॉडी पे किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा तो उस केस में स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन क्या होगा वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. सो एज पर हुक्स लॉ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन किसके बराबर आता है? ये कांस्टेंट के बराबर आता है. ये हमने ऊपर भी अभी डिस्कस कर लिया. तो देयरफॉर नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये है हमारे पास रिलेशन इन केस ऑफ वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन फॉर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम. टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पॉइजन रेशियो को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे जरूरी है. पॉइजन रेशियो क्या होता है? इट इज नोटेड बाय आइदर म्यू और 1/m. इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल और डायरेक्ट स्ट्रेन. सो लेटरल स्ट्रेन और डायरेक्ट स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो आता है दैट रेशियो इज नोन एज पॉइजन रेशियो. सो एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास क्या एक बॉडी है जिसपे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं. अब देखो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी थिकनेस है. टेंसाइल लोड लगा रहा हूं यहां से भी आउटवर्ड की तरफ और यहां से भी आउटवर्ड की तरफ. तो ऑब्वियस सी बात है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से इस पे क्या होगा? इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस जो होगी वो डिक्रीज होगी. तो अब जो स्ट्रेन अलॉन्ग लेंथ इंड्यूस्ड होगा इसमें वो उस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. और जो स्ट्रेन अलॉन्ग विड्थ और जो अलॉन्ग थिकनेस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन. अब देखो जब भी हम किसी बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं इट डजंट मैटर कि अलॉन्ग लेंथ ही में लोड अप्लाई करूंगा. अगर मैं अलॉन्ग विड्थ लोड अप्लाई करूंगा उस वक्त जो स्ट्रेन अलॉन्ग विड्थ आएगा उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे और जो अलॉन्ग लेंथ और थिकनेस आएगा उसको हम लेटरल स्ट्रेन कहेंगे. तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या डायरेक्ट स्ट्रेन हमेशा अलॉन्ग लेंथ ही आता है. So longitudinal strain or it is also known as direct strain. It is the strain in the direction of applied load. Simply जिस डायरेक्शन में हम लोड को अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बॉडी में उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या डायरेक्ट स्ट्रेन कहेंगे. अब इट डजंट मैटर कि हम लोड अलॉन्ग लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, अलॉन्ग विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं या अलॉन्ग थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं. जिस भी डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई करेंगे तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल और डायरेक्ट स्ट्रेन. So when a load is applied on the body, it may increase or decrease its part on which we apply load and other dimensions also changes itself. अब देखो अगर हम बॉडी पे टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे और जिस एक्सिस पे टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे वो एक्सिस क्या होगी? इंक्रीज होगी. जो बाकी दो एक्सिस होगी उनमें क्या होगी? डिक्रीजनेस होगी. एक्सिस पे हमारा लोड अप्लाई हो रहा है उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेन और जो बाकी दो एक्सिस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन. इन द सेम वे अगर हम बॉडी पे कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो जिस एक्सिस पे कंप्रेसिव लोड हम अप्लाई करेंगे वो एक्सिस जो है डिक्रीज होगी उसकी अलॉन्ग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेन कहेंगे. बाकी दो एक्सिस में उनमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा टी अपॉन टी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन जो होगा द स्ट्रेन इन राइट एंगल टू द अप्लाइड लोड आर इन लेटरल डायरेक्शन दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन. तो जो भी स्ट्रेन राइट एंगल टू द अप्लाइड लोड या लेटरल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन. अब एग्जांपल ले लो यहाँ पे अगर हमने लोड जो है अलॉन्ग लेंथ अप्लाई किया तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो डेल्टा एल अपॉन एल आएगा. बाकी जो दो डायमेंशन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जैसे विड्थ और थिकनेस में तो दैट विल बी अवर लेटरल स्ट्रेन. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब स्ट्रेस जो होगा दो डायरेक्शन में एक्ट करेगा बॉडी पे उस वक्त स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन आएगा? सो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन E एंड द टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 अपॉन E. नाउ इन केस ऑफ
थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की जब बॉडी पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्ट्रेस एक्ट करेगा, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस। तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू E1 इज इक्वल टू, इसको हम ई एक्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3 अपॉन ई। सिमिलरली टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में अगर हमने स्ट्रेन को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 अपॉन ई। एंड द टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू E3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 अपॉन ई। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शंस, कि अगर हमने क्या करना होगा, चेंज इन लेंथ निकालनी होगी बार्स में, और बार में जो होगा वो सेक्शंस अलग अलग होंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू L1 अपॉन E1 A1 प्लस L2 अपॉन E2 A2 प्लस L3 अपॉन E3 A3। तो ये डिपेंड करता है, अगर इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होगी, जैसे कभी एरिया सेम हो सकता है, कभी यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम होगी, तो इन डेट केस हम वो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला इसका यही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर रॉड। अगर हमारे पास टेपर्ड सर्कुलर रॉड होगी तो उस केस में हमने चेंज इन लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 4PL पाई ई D1 और D2। अगर हमारे पास D1 माइनस D इज इक्वल टू D के बराबर है, तो इन दैट केस डेल्टा L इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई D स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर बार। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर बार होगी लेकिन टेपर्ड होगी, टेपर्ड इन द सेंस एक साइड से क्रॉस सेक्शन कम होगा और एक साइड से क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो इन दैट केस टोटल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन ई इंटू टी ए माइनस बी। अब ए होगी एक साइड की डायमेंशन और बी होगी दूसरी साइड की डायमेंशन, लॉग ई ए अपॉन बी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो जब हमारे पास सेक्शन कंपोजिट होगा उस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन क्या होगा। एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ 2 or more bars of equal length but different rigidity but behaves as a single unit when subjected to load is known as composite bar. This point is most important from examination point of view. अब composite section हम किसको कहते हैं, दो या दो से ज्यादा बार्स होंगे लेकिन लेंथ उनकी इक्वल होगी लेकिन डिफरेंट रिजिडिटी। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बार्स तो इक्वल होंगे, लेंथ उनकी इक्वल होगी, लेकिन रिजिडिटी उनकी डिफरेंट हो सकती है। जब उन पे लोड अप्लाई होता है वो एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ लोड। एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन ईच बार इज इक्वल, तो हर बार में जो एक्सटेंशन होगी या कंप्रेशन होगी वो दोनों में बराबर होगी। टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार विल बी इक्वल टू सम ऑफ लोड्स कैरिड बाय इंडिविजुअल बार। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इन दैट केस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। द रेशियो ऑफ E1 टू E2 इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल स्ट्रेसेस। तो थर्मल मीन्स टेम्परेचर की वजह से जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं बॉडी में, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेसेस। द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस आर नोन एज थर्मल स्ट्रेसेस। But when body is free to expand or contract, no stresses will be set up in the body. This point is important from examination point of view. मतलब जब बॉडी में एक्सपेंशन और कंट्रक्शन अलाउड होगी तो इन दैट केस नो स्ट्रेसेस विल बी सेटअप इन द बॉडी। तो उस केस में कोई भी स्ट्रेसेस बॉडी में सेटअप नहीं होंगे। अब इसमें जनरली हमारे पास तीन केसेस आते हैं। फर्स्ट केस इसमें आ जाता है इफ द रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड देन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज गिवन बाय। अगर हमारे पास रॉड जो होगी फ्री टू एक्सपैंड होगी तो उस केस में जो एक्सटेंशन आएगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू एल। तो अगर हमने यहां से कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ इसकी क्या है, डेल्टा L है, इसकी अल्फा इंटू टी इंटू एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसकी आएगी L। L यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा इंटू टी। तो अगर हमने यहां से स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई। स्ट्रेन को यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस। तो अगर हमने यहां से लोड और थ्रस्ट ऑन द रॉड फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ए। नेक्स्ट केस इसमें है कि इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, मींस कि जो एंड्स है वो रिजिडली कनेक्टेड है, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी सेटअप इन द बॉडी। तो उस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी सेटअप होंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेन भी उसमें सेटअप होगा। दीज स्ट्रेसेस आर आल्सो नोन एज थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स रेस्पेक्टिवली। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम थर्मल स्ट्रेसेस कहेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम थर्मल स्ट्रेन कहेंगे। तो इन दैट केस थर्मल स्ट्रेन E इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, तो थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेन को E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास स्ट्रेस हो जाता है। सो द थर्मल स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर स्ट्रेस एंड द थर्मल स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर स्ट्रेन। सो नेक्स्ट इसमें केस थर्ड आ जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हेन द स्पोर्ट्स यील्ड। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब स्पोर्ट्स में यील्ड अकर हुई होगी डेल्टा। तो इन दैट केस एक्चुअल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस
ये डेल्टा, सो एक्चुअल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल्टा अपॉन एल। ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल स्ट्रेन होता ही है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इसकी ये है, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल होगी, तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेन निकल गया। एंड द एक्चुअल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एक्चुअल स्ट्रेन इंटू ई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, कि जब हमारे पास बार कंपोजिट होगा उस केस में जो थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। Let the composite bar is made up of brass and steel. Assume the tensile force is acting on it. In that case, अगर हमने एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा एस इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल, वेयर अल्फा एस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, टी हो गया टेम्परेचर, एल लेंथ, एंड द सिग्मा एस इज स्ट्रेस इन स्टील, और ई एस हो गया हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और एल हो गया लेंथ ऑफ स्टील बार। सिमिलरली अगर हमने एक्चुअल एक्सपेंशन निकालनी होगी ब्रॉस बार की, इट विल बी इक्वल टू अल्फा बी इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा बी अपॉन ई इंटू बी इंटू एल। तो अल्फा बी हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉस, एंड सिग्मा बी हो गया स्ट्रेस, और ई हो गया हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी। अब लेट करो कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स की जगह कंप्रेसिव फोर्स हम कंपोजिट बार पे एक्ट करवाएंगे, तो इन डेट केस यहाँ पे जो प्लस होगा दोनों केसेस में ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। सो ये डिफरेंस है कि जब टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेज कंपोजिट बार पे लगेंगी तो उस वक्त एक्चुअल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इलांगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की वजह से भी बॉडी में थोड़ी बहुत इलांगेशन आती है। Elongation due to self weight is always half of the elongation due to applied load. This point is important from examination point of view. कि सेल्फ वेट की वजह से जो बॉडी में elongation आती है वो हमेशा हाफ होती है जो elongation applied load की वजह से आएगी। अगर हम देखेंगे elongation due to load बॉडी में कितनी आती है, पी एल अपॉन ए ई, वेयर पी इज लोड, एल हो गया लेंथ, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयरफॉर elongation due to self weight हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, तो इट विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन 2 ए ई। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ईवी से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमारे पास जनरली 3 केसेस आते हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, कि जब बार पे एक्सियल लोड एक्ट कर रहा होगा उस वक्त उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस 2 इंटू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देयरफॉर ईवी इज इक्वल टू, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा एल अपॉन एल माइनस 2 म्यू इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अगर हम यहाँ से डेल्टा एल बाई एल को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा एल बाई एल 1 माइनस 2 म्यू। तो व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, इन दैट केस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल 1 माइनस 2 म्यू। सो नेक्स्ट केस इसमें आ जाता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्ट टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज, कि जब बॉडी पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज एक्ट करेंगी तो इन दैट केस व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द रेक्टेंगुलर बार। देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी अपॉन वी, इसको हम ईवी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस 2 म्यू, वेयर सिग्मा एक्स वाई एंड जेड आर स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो थर्ड केस इसमें जाता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सिलेंड्रिकल रॉड। जब हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड होगी उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईवी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल 1 माइनस 2 इंटू डेल डी अपॉन डी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ रॉड एंड डी इज डायमीटर ऑफ रॉड। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपली अगर हम देखेंगे बल्क मॉडुलस का यूनिट जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस के यूनिट पे ही डिपेंड करेगा, जो डायरेक्ट स्ट्रेस का यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस दैट इज 1 अपॉन के इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ई, के एंड जी, वेयर ई इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K is bulk modulus of elasticity and the G is modulus of rigidity। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इनके बीच में है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज E इज इक्वल टू 2 इंटू सी 1 प्लस 1 अपॉन एम, और E इज इक्वल टू 2 इंटू सी 1 प्लस म्यू, क्योंकि 1 अपॉन एम को हम सिंपली म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास E इज इक्वल टू 3 इंटू के 1 माइनस 2 अपॉन और 3 इंटू के 1 माइनस 2 म्यू, एंड द लास्ट वन इज E इज इक्वल टू 9 के जी अपॉन 3 के प्लस जी। These relations are very very important from examination point of view। So next यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉस इज मोर देन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे इफ द सेल्फ वेट ऑफ द यूनिफॉर्म सेक्शन बार इज निगलेक्टेड एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, इन दैट केस स्ट्रेस इन द बार वुड बी यूनिफॉर्म। अगर हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट जो है यूनिफॉर्म सेक्शन बार का निगलेक्ट करेंगे और उस पर एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा बार में वो यूनिफॉर्म होगा। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या था, इन केस ऑफ नट एंड बोल्ट यूज्ड ऑन अ ट्यूब विद वॉशर्स देन टेंसाइल लोड ऑन द बोल्ट इज इक्वल टू द कंप्रेसिव लोड ऑन द ट्यूब। तो जो नट्स एंड बोल्ट्स हम यूज करते हैं ट्यूब में विद वॉशर्स, उस केस में जो टेंसाइल लोड बोल्ट पे प्रोड्यूस होता है वो किससे बराबर होता है, कंप्रेसिव लोड जो ट्यूब पे प्रोड्यूस होता है।
This is also important from examination point of view. Point number 4 is most important from examination point of view. When an element is subject to simple shear stress, जब भी किसी बॉडी पे सिंपल shear stress एक्ट करता है, उसकी वजह से 4 केसेस उस बॉडी में अकर हो सकते हैं. फर्स्ट केसेस में आ जाता है हमारे पास प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो प्लेन्स होंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे. या तो सेकंड केस अराइज हो सकता है प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्योर शेयर. जो प्लेन्स होंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के वो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द प्लेन ऑफ प्योर शेयर. या फिर तीसरी कंडीशन ये अराइज हो सकती है वन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज टेंसाइल वाइल द अदर इज कंप्रेसिव एंड द लास्ट वन मे बी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड आर इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ पोर शेयर. जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, इक्वल होगा शेयर स्ट्रेस के बराबर ऑन द प्लेन ऑफ प्योर शेयर. तो these points are most important from examination point of view. So this was a brief introduction about simple stresses and strains and various topics under this चैप्टर. तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी. अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.